इस वक्त की बड़ी खबर बेलगोरोद से आ रही है। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 30 बार हमले किए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है हमले की जानकारी। लेकिन यूक्रेनी सेना को न सिर्फ नेटो ने रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी है, बल्कि उसे हथियारों की नई खेप भी भेज दी गई है। इसी के बाद यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रीमिया में जिस तरह से हमला किया, उससे क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 4 युद्धपोत और 7 बोट को डुबो दिया है। यूक्रेन इन हमलों को अंजाम क्रीमिया में मौजूद अपने एजेंट के जरिए दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहा, तो सवाल यही है कि क्या क्रीमिया रूस के हाथ से निकलने वाला है। दो दिन यानी 48 घंटे से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग लगी हुई है। रूस तबाही की आग बुझा भी नहीं पाता है कि अगले दिन क्रीमिया फिर बारूदी ज्वाला में घिर जाता है। यूक्रेन ब्लैक सी से लेकर कर्च ब्रिज तक जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों में अचानक तब तेजी आ गई जब नेटो के 14 देशों ने ज़ेलेंस्की सेना को उनके हथियारों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति दे दी। इसी के बाद से क्रीमिया में यूक्रेनी सेना अनिष्ट कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया में जिस तरह से ऑल राउंड अटैक किया है, उससे क्रेमलिन दहल गया है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में 40 से ज्यादा धमाके किए, जिससे रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म पहुंच गया। आधी रात को क्रीमिया पोर्ट पर विध्वंसक हमला कर यूक्रेन ने रूसी नौसेना के पेट्रोलिंग बोट को जला दिया। कर्च ब्रिज पर हमला कर उस क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया जहां से फेरी गुजरती थी। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में इतना भीषण हमला किया कि क्रीमिया में मिसाइल हमले का सायरन बजने लगा। यूक्रेन के एजेंट टारगेट पर क्रीमिया का रेलवे स्टेशन, पावर ग्रिड, रेडार स्टेशन और डिफेंस सिस्टम था, जिससे वो ध्वस्त करने वाले थे। लेकिन एफएसबी ने यूक्रेन की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में यूक्रेन का एक एजेंट मारा गया, जबकि दूसरे को एफएसबी ने गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन क्रीमिया के स्टेशन को तो नहीं उड़ा पाया, लेकिन उसने क्रीमिया में जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए रूस के फाइटर जेट को 3 घंटे में 32 बार उड़ान भरनी पड़ी। रूस ने यूक्रेन की कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यूक्रेन के कई हमले सफल हो गए। यूक्रेन के कुछ ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही।
यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया को किस तरह से दहला दिया, अब उसे समझिए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने ATACMS स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो, नेपच्यून मिसाइल और मागुरा ड्रोन से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हमला यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से किया। क्रीमिया के लोगों का कहना है कि उन्होंने आधी रात को करीब 40 धमाके सुने। अब ये भी समझिए कि यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को नुकसान कितना हुआ है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 7 बोट को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में ही रूस के 4 युद्धपोत को भी टारगेट किया गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस के युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर बने कर्च फेरी क्रॉसिंग पर धमाका किया। हमले की वजह से यह क्रॉसिंग बर्बाद हो गई है। यहीं पर यूक्रेन ने रूस की 4 फेरी को भी जलाकर भस्म कर दिया। इसके अलावा क्रीमिया में रूस के 2 ऑयल डिपो और 1 पावर स्टेशन पर भी हमला किया गया। यूक्रेन के इस हमले के बाद से क्रीमिया पूरी तरह से दहल गया। रूस के लिए चिंता की बात सिर्फ क्रीमिया में यूक्रेन के हमले ही नहीं हैं, बल्कि क्रीमिया में एक्टिव यूक्रेन के वो मॉड्यूल हैं जो क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाने की ताक में बैठे हैं। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन के 5 मॉड्यूल सक्रिय थे। 1 मॉड्यूल का तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन यूक्रेन के 4 मॉड्यूल तक FSB अब तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में क्रीमिया पर किसी भी वक्त बहुत बड़े विनाश का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के साथ साथ रूस के आधा दर्जन शहरों में विस्फोट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद ऑयल डिपो धू कर जल गया। रूस के कुबान में यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 29 ड्रोन और 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस के नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर बड़ा धमाका किया। हमले के बाद पावर स्टेशन ध्वस्त हो गया। यूक्रेनी हमलों से भड़के रूस ने ब्लैक सी से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर करीब हर मोर्चे से हमले हो रहे हैं। खार्किव के वोल्चैंस्क में रूस ने जबरदस्त वज्रपात किया। हवाई हमले में आधा दर्जन इमारतें तहस नहस हो गईं। वोल्चैंस्क में ही रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी। खार्किव में रूस की मिसाइल रिहायशी इलाके में जाकर गिरी। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के वोल्चैंस्क में रूस ने ओडेप 1500 बम से यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। खेरसोन फ्रंट पर भी यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची है। रूसी सेना ने हवाई हमला कर यूक्रेन के 2 पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। ओपियांस्क में रूस ने फैब 500 बम दागकर यूक्रेन के हथियार, हैंगर और एयर डिफेंस सिस्टम को भस्म कर दिया। युद्ध के मैदान में यूक्रेन भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। रूस के हमलों का यूक्रेन विध्वंसक अंदाज में जवाब दे रहा है। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के स्ट्रेला 10 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। खार्किव फ्रंट पर यूक्रेन ने रूस के T-80 टैंक की कब्र खोद दी। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना की एक टुकड़ी पर आघात किया। रूस के कई सैनिक मारे गए। खेरसोन में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 सैन्य वाहन जलकर भस्म हो गए।
जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की नई खेप सप्लाई करने जा रहा है। माना जा रहा है कि नेटो देशों के हथियार आने के बाद यूक्रेन के हमले और तेज होंगे। युद्ध की ये आग एटमी ज्वाला में भी तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अवदिव्का से। अवदिव्का में रूसी सेना ने MLRS से अटैक किया है। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना के 2 ठिकाने तबाह हो गए हैं। हमले में यूक्रेन हथियार और सैनिक भी खत्म हो गए हैं। रूस और नेटो की जंग छिड़नी तय हो चुकी है, क्योंकि नेटो के प्रमुख देश अमेरिका ने भी यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस पर हमले करने की इजाजत दे दी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसका सार्वजनिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। रूस ने साफ कह दिया है कि जिस भी देश के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले होंगे वो पलटवार झेलने के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने खतरे को भांपते हुए रूसी हमलों से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका की नेवल तैनाती दुनिया के हर कोने में हो चुकी है। नेटो के सभी देश रूस के हमलों से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। देखिए क्या है नेटो का रूस के हमलों से बचने का प्लान। जैसे जैसे खार्किव यूक्रेन के हाथ से फिसल रहा है, वैसे वैसे नेटो देशों का वॉर प्लान नाकाम होता जा रहा है। यूक्रेन की युद्ध नीति अमेरिका से तय होती है और अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि खार्किव को बचाने के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं। कई नेटो देशों के बाद अमेरिका ने भी अब यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब उन देशों की लिस्ट लंबी हो चुकी है जिनके हथियारों से यूक्रेन रूस पर हमले शुरू करने वाला है। मई को अमेरिका ने अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। इससे पहले यूके, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और कनाडा यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। 30 मई को इटली और जर्मनी ने भी रूसी जमीन पर हमले के मुद्दे पर सहमति जता दी थी। यानी अब रूसी शहरों पर नेटो की मिसाइलें बरसनी तय हो चुकी हैं। अब तक जो मिसाइलें क्रीमिया के रूसी बेस पर बरस रही थीं, वो मिसाइलें अब यूक्रेन से बहुत दूर स्थित रूसी बेस पर बरसेंगी। लेकिन यूक्रेन ने विदेशी हथियारों से सबसे पहले पुतिन के घर को निशाना बनाया है। ये पुतिन के घर की तस्वीरें हैं जो यूक्रेन के हमले के बाद धधक रहा है। पुतिन का ये घर रूस के अल्ताई स्टेट में है। यूक्रेनी हमलों पर नजर रखने वाले टेलीग्राम चैनल सिरेना का दावा है कि घर के करीब परमाणु बंकर भी बना है। आशंका है कि न्यूक्लियर बंकर होने की वजह से यूक्रेन ने यहां हमला किया है। पुतिन ने साल 2010 में 300 करोड़ रूबल की लागत से यह घर बनवाया था। पुतिन के घर पर हमले के बाद रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नेटो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रूस को रोकना उसके बस की बात नहीं है।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि नेटो हथियारों से रूस पर हमले का अंजाम भयानक होगा। साफ तौर पर अमेरिका को सीधे हमले की चेतावनी दे दी गई है। रूस के टारगेट पर दुनिया भर के अमेरिकी बेस हो सकते हैं और इन हमलों से बचने के लिए रूसी मिसाइलें गिराने के लिए धरती के हर हिस्से में अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन का पूरा बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के नजदीक गश्त लगा रहा है। जापान अमेरिका का मित्र देश है और रूस का टारगेट भी। यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट के साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पास तैनात है। यहाँ चीन के हमले से निपटने के लिए तैनाती की गई है। अरब के मोर्चे पर ड्वाइट डी आइजनहावर का बेड़ा तैनात है। लाल सागर में इसे इसलिए तैनात किया गया है ताकि हूती और ईरान के इजराइल पर हमले रोके जा सके। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को दक्षिणी प्रशांत महासागर में तैनात किया गया है। ये रूस के लैटिन अमेरिकी मित्र देशों से निपटने की रणनीति है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भेजा गया है। यहाँ समुद्री मार्ग को बंद करने के लिए ईरान और हूती के मिसाइल हमलों का बड़ा खतरा है। अमेरिका पर रूस के हमलों को रोकने के लिए प्रशांत महासागर के हवाई बेस के पास यूएसएस कार्ल विन्सन नौसेना बेड़े को तैनात रखा गया है। रूस के हमले की आशंका की वजह नेटो के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले तो है ही, इसके साथ ही फ्रांस का यूक्रेन में सेना उतारना भी है। फ्रांस मीडिया के मुताबिक 2-3 दिन में फ्रांस की सेना यूक्रेन भेजने का ऐलान हो सकता है। फ्रांस के सैनिकों को प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि फ्रांस के सैनिक जंग लड़ने के लिए यूक्रेन आ रहे हैं। फ्रांस के सैनिकों का पहुंचना और नेटो के हथियारों से हमले शुरू करने से पहले यूक्रेन रूस को बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान बना चुका है। यूक्रेन ने रूस के रडार सिस्टम को तबाह करना तेज कर दिया है। छब्बीस मई को यूक्रेन ने रूस के ऑरेनबर्ग में वोरोनिश एम रडार सेंटर को ड्रोन हमला करके नष्ट कर दिया। इससे पहले 23 मई को क्रास्नोदर में अरमाविर रडार सेंटर उड़ा दिया। सभी रडार सेंटर रूसी बॉर्डर के नजदीक थे। ये रूस के अर्ली वार्निंग सेंटर थे, यानी रूस की तरफ आने वाली मिसाइल को 800 किलोमीटर दूरी पर ट्रेस कर लेते थे। यूक्रेन रूस का अर्ली वार्निंग सिस्टम नष्ट कर रहा है। ऐसे करने से नेटो मिसाइलों के हमले ज्यादा कामयाब होंगे। यूक्रेन के इस कदम पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा करने से रूस भड़केगा और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। खतरा निश्चित तौर पर बढ़ चुका है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नेटो परमाणु अग्नि के चक्र की तरफ बढ़ रहा है। यूरेशिया मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पेपे एस्कोबार की रिपोर्ट है कि नेटो हथियारों से रूस की जमीन पर हमले बड़ी गलती साबित हो सकती है। प्रतिशोध के लिए यूक्रेन नियंत्रित प्रहार नहीं करेगा, इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी नेटो सदस्य देश रूस के हमले का शिकार हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप भले ही रूस के हमलों से बचने के लिए सैन्य तैनाती करें, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। और रूस ने परमाणु हमला किया तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस की आर्टिलरी ने एक्शन दिखाया है। रूस के हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस और कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो।
ये तय हो चुका है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीत जाते हैं तो उनका अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे और इसके लिए रूस ने विध्वंसक प्लानिंग की है। दूसरी तरफ नेटो को इसका अंदेशा हो गया है। ऐसे में नेटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे रूस कभी ना भेद पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को अग्रिम मोर्चे पर लगाकर रूस को बैकफुट पर लाने की बड़ी तैयारी की है, जबकि तीनों बाल्टिक देशों की महिला प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के साथ मिलकर न सिर्फ पुतिन के मंसूबे को रौंदा जाएगा बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे रूस फिर कभी बाल्टिक की तरफ नजर ना उठा सके। यूरोप में हालात इतने विध्वंसक होने वाले हैं कि रूस कभी भी एटमी हमला कर सकता है। और उसके निशाने पर बाल्टिक देश सबसे पहले नंबर पर है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दूसरी वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं। तीसरी वजह है बाल्टिक देशों में 2 महीने में दूसरी बार डिफेंडर ड्रिल हो रही है। चौथी वजह है बाल्टिक देशों ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पांचवी वजह है बाल्टिक देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हर विध्वंसक कदम के लिए तैयार है। फिर चाहे यूरोप में एटमी युद्ध ही क्यों ना शुरू हो जाए। वैसे भी तीनों देशों की शासन अध्यक्ष महिलाएं हैं जो लगातार पुतिन की नीति की सबसे बड़ी आलोचक रही हैं। एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास, लातविया की प्राइम मिनिस्टर एविका सेलिना और लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंग्रिदा सिमोनाइट। ये तीनों पुतिन की जबरदस्त विरोधी हैं। कई बार रूस की रणनीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठा चुकी हैं। तीनों बाल्टिक देश रूस के सामने बेहद छोटे और कमजोर हैं, फिर भी वो टिके हैं। तो इन महिलाओं के हौसले और रणनीति की वजह से इसका असर यह हुआ कि नेटो ने आगे आकर बाल्टिक देशों में न सिर्फ परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी बल्कि उनकी सरहद पर अतिरिक्त हथियार तैनात करके रूस बेलारूस से सुरक्षा तंत्र तैयार किया। तीनों बाल्टिक देशों की प्रधानमंत्री महिलाएं हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो रूस से हार नहीं मानने वाली बल्कि हर पलटवार के लिए तैयार है। इसी तरह यूक्रेन ने भी एक लेडी ब्रिगेड तैयार की है जो फ्रंट फुट पर जाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसके लिए भर्ती भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यूक्रेनी फौज में भर्ती के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस देश पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। बाकी हथियार चलाने और मिलिट्री ट्रेनिंग यूक्रेनी फौज के अधिकारी देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में यूक्रेन की आर्मी में करीब 50,000 महिला सैनिक थीं, जिसमें 16,500 मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल थी। इनकी संख्या 40% बढ़ चुकी है। यानी इस वक्त रूस से करीब 70,000 महिलाएं युद्ध लड़ रही हैं, जिसमें से करीब 20,000 महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध के दौरान 4,000 महिला सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती में कोई कमी नहीं आई। महिला सैनिकों को मेडिकल कैंप के अलावा इन्फेंट्री और कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भेजा जा रहा है। कई महिलाएं तो टैंक बटालियन का भी हिस्सा हैं। अब यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिक पहुंच गए हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि फ्रंट फुट पर जाकर युद्ध भी लड़ रहे हैं। सैनिक भेजने में बाल्टिक देश सबसे आगे हैं, इसीलिए वो रूस के टारगेट पर हैं। क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का रूट
बाल्टिक देशों से होकर है। इसलिए रूस अगर यूक्रेन जीत जाता है तो अगला टारगेट बाल्टिक देश ही होंगे। लेकिन नेटो के होते हुए यह इतना आसान नहीं होगा। और इसके लिए नेटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक देशों तक जबरदस्त तैयारी की है। रूस के खिलाफ नेटो की ड्रोन बटालियन पूरी तरह से तैयार है। नेटो देशों ने रूसी बॉर्डर पर ड्रोन की दीवार बना दी है जो पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों तक निगरानी करेगी। पोलैंड बेलारूस सीमा पर भी ड्रोन की अभेद्य दीवार बना ली गई है। इसके अलावा लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से ड्रोन एक साथ हमला करेंगे। आगे नॉर्डिक देशों से रूसी सीमा पर ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे से भी ड्रोन अटैक की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलैंड से नॉर्वे तक ड्रोन चक्रव्यूह के जरिए नेटो बाल्टिक देशों को सुरक्षित करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 भी लंदन में तैनात कर दिए गए हैं, जो रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद को काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 एक लूप की तरह निगरानी करेंगे, यानी लंदन से उड़ान भरकर वो बाल्टिक देशों तक पहुंचेंगे, जिसमें कैलिनिनग्राद के चारों ओर चक्कर लगाकर पोलैंड के एयर स्पेस से होकर लौट आएंगे। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को चेतावनी है कि उसका कैलिनिनग्राद एटमी बेस नेटो के टारगेट पर है। खास बात यह कि B-52 बॉम्बर को कई फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे, जिसमें स्पेन का F-18 हॉर्नेट, जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून और पोलैंड का MiG-29 शामिल होगा। फाइटर क्राफ्ट की इस टीम को नेटो ने बॉम्बर टास्क फोर्स नाम दिया है। बाल्टिक देशों के अलावा सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को रूस से है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने एटमी हथियार तैनात करके पोलैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसलिए पोलैंड ने नेटो से अतिरिक्त सुरक्षा की डिमांड की है, जबकि पोलैंड ने बेलारूस और कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर एक टस्क लाइन बनाई है, जिस पर टैंक, एयर डिफेंस और आर्मर्ड व्हीकल को तैनात किया है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर भी लगाया है, जिस पर पोलैंड ने करीब 18,000 करोड़ खर्च किए हैं। ये खर्च करीब 700 किलोमीटर लंबी सरहद पर खर्च किया जा रहा है, जहां मिलिट्री डिफेंस के अलावा अंडरग्राउंड माइंस और एंटी टैंक बंकर भी तैयार किए हैं। इसी तरह की तैयारी एस्टोनिया ने भी की है। उसने 500 से ज्यादा बंकर बना लिए हैं, जबकि एस्टोनिया के साथ मिलकर लिथुआनिया और लातविया डिफेंडर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसमें 90,000 एक्टिव सैनिक हैं और दूसरे बॉर्डर पर कुल 3 लाख सैनिक मौजूद हैं। यानी नेटो फ्रंट फुट पर आकर न सिर्फ यूक्रेन के अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की सुरक्षा में जुटा है, बल्कि रूस से बड़े युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस कितना विध्वंसक पलटवार करता है, क्योंकि बाल्टिक देश यूक्रेन के बाद पुतिन के अगले टारगेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स ने विध्वंसक हमला किया। Su-34 से अनगाइडेड एरियल बॉम्ब गिराए हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भीषण बमबारी की जा रही है। हमले में यूक्रेन में बड़ी तबाही की रिपोर्ट सामने आई है। पहले स्वीडन ने नेटो को चेतावनी दी और अब रूस की नई तैनाती ने स्वीडिश आर्मी चीफ के अंदेशे पर मोहर लगा दी है। स्वीडन के सेना प्रमुख ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति की नजर नेटो सीमा के गॉटलैंड द्वीप पर है। पहले पुतिन ने इस इलाके में परमाणु हथियारों की तैनाती की और अब दावा किया जा रहा है कि यहाँ रूस की 7 पनडुब्बी को तैनात किया गया है। इनमें वो पनडुब्बियां भी हैं जो घातक न्यूक्लियर पोसाइडन से लैस हैं। रूसी पोसाइडन में समंदर में 500 मीटर ऊंची लहरें बनाने की ताकत है। यानी अगर पुतिन के आदेश से हमला हुआ तो गॉटलैंड द्वीप पर सुनामी से भारी तबाही आ सकती है।
एक दो नहीं बल्कि 40 युद्धपोत, कई फ्रिगेट्स, लैंडिंग शिप और करीब 25,000 रशियन नेवी के जवान। बाल्टिक सागर में रूस की तैनाती की यह बहुत छोटी झलक है। क्योंकि दुनिया को समुद्र की सतह पर मौजूद युद्धपोत तो नजर आते हैं, लेकिन समंदर के भीतर क्या चल रहा है इसकी जानकारी बहुत कम देशों के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में एक खास मिशन के तहत कई रूसी पनडुब्बियां चक्कर लगा रही हैं। स्वीडन के आर्मी चीफ की चेतावनी के मुताबिक पुतिन की नजर स्वीडन के गॉटलैंड द्वीप पर है। गॉटलैंड द्वीप पर कब्जा जमाना रूस का नया मिशन है। नेटो और स्वीडन से द्वीप छीनने के लिए रूस ने यहां 7 सबमरीन तैनात की हैं। स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना जल्द ही बाल्टिक सागर में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि पुतिन नेटो के विस्तारवाद को रोकने के लिए बाल्टिक में बादशाहत हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पुतिन न्यूक्लियर सुनामी के जरिए द्वीप पर मौजूद नेटो के हथियार और सैन्य बेस को एक ही झटके में डुबा सकते हैं। पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां कितनी खतरनाक हैं, इसका खुलासा तब हुआ था जब रूस ने अपने पोसाइडन हथियारों का टेस्ट किया था। यह रूस का सबसे घातक जल अस्त्र है। पानी के भीतर तैयार एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई टुकड़ों में बदल सकता है। यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो पानी के भीतर से आकर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। पोसाइडन ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी देश में सुनामी लाने की ताकत रखता है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इससे समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उछल सकती हैं। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है। धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और समंदर की लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की बेलगोरोद पनडुब्बी को बाल्टिक सागर में इसी मकसद से लाया गया है। एक तरफ नेटो को गॉटलैंड में सुरक्षा बढ़ाने की फिक्र है, तो दूसरी तरफ रूस को यूक्रेन में उलझाए रखने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूक्रेन का दौरा किया है। इसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। जर्मनी IRIS-T एयर डिफेंस की मिसाइल भी देने जा रहा है।
यह ऐलान तब हुआ है जब यूक्रेन को हथियारों की सख्त जरूरत है। जर्मनी से यूक्रेन को कम दूरी वाली SLS मिसाइलें भी मिलेंगी। ड्रोन के साथ यूक्रेन की फायर पावर को बढ़ाने के लिए 10 लाख आर्टिलरी शेल की भी सप्लाई की जाएगी। जर्मनी से एक बार फिर लेपर्ड टैंक और मार्डर आर्मर्ड वाहनों की सप्लाई होगी। चेक गणराज्य से जून में 1 लाख शेल की सप्लाई होगी। चेक गणराज्य के साथ कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड से भी हथियारों की सप्लाई होगी। पोलैंड, स्लोवाकिया, लिथुआनिया से फाइटर जेट की सप्लाई की गई है। यूक्रेन की हवाई ताकत को बढ़ाने के मिशन में कई देश शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन को कई देशों से F-16 की सप्लाई की जाएगी। बेल्जियम से 30, डेनमार्क से 19, नॉर्वे से 22, नीदरलैंड से 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन भेजे जाएंगे। देशों के नाम और हथियारों की लिस्ट जरूर भारी भरकम है, लेकिन इन सभी हथियारों के यूक्रेन तक पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि अब तक की प्लानिंग के मुताबिक जून से यूक्रेन जोरदार पलटवार करने में सक्षम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर पावर अमेरिका ने इजरायल और ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरानी प्रॉक्सी का अंत करने वाला सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ये ऑपरेशन तब शुरू किया जब ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के छठे रिपर ड्रोन को तबाह कर दिया। इसके बाद बाइडेन ने सभी बड़े ईरानी प्रॉक्सी को समाप्त करने के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिया। सवाल यही है कि क्या ईरानी प्रॉक्सी को पूरी तरह से मिटा पाना संभव है? ईरान के जितने भी बड़े प्रॉक्सी संगठन हैं, जिस भी देश में हैं, उनका वजूद मिटने वाला है। अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा से लेकर लेबनान, यमन से लेकर सीरिया और इराक तक ईरानी प्रॉक्सी पर बारूदी वज्रपात हो रहा है। अमेरिका की अगुवाई में यह विध्वंसक अभियान तब शुरू हुआ जब ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के छठे रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया। गाजा युद्ध की शुरुआत से अब तक इजरायल और अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान ईरानी प्रॉक्सी से हुआ है। हूती, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमलों से इजरायल के साथ साथ अमेरिकी सेना भी टहल रही है। इसी बात से परेशान अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ फुल फोर्स ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास जबरदस्त हमले किए। यहां मौजूद हूती के ठिकाने और मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। हूती के खिलाफ इस अभियान में ब्रिटेन भी शामिल हुआ। अमेरिका हूती का नामो निशान मिटाने में जुटा है, तो इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह की कब्र खोद रहा है। लेबनान में इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। लेबनान में आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रही है। हूती और हिजबुल्लाह पर भीषण हमले के बाद हमास इनके बैकअप में आ गया है। हमास ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। हमास ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने 24 घंटे में इजरायल के 5 मरकाबा टैंक को खत्म कर दिया।
इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। हमास ने ऐलान किया है कि उसने न सिर्फ आईडीएफ के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया, बल्कि उसके हमले में कई इजरायली सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, इजराइल ने बंधकों का वीडियो जारी कर बेंजामिन और बाइडेन दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बंधकों की वजह से न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि बाइडेन भी बड़े संकट में फंस गए। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी से मुकाबला, दूसरी ओर राफा संहार के बाद दुनिया भर से अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका इजराइल का बचाव जरूर कर रहा है, लेकिन हालात बेकाबू हो रहे हैं। इजराइल समेत दुनिया भर में बेंजामिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बाइडेन और नेतन्याहू के लिए इस संकट से पार पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन ईरान ने ऐसी प्लानिंग की है जिससे यूरोप दहल सकता है। मोसाद का इनपुट है कि पेरिस में इसी साल जुलाई में होने वाले ओलंपिक को दहलाने की तैयारी है और ये हमला ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे 52 साल पहले जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक के दौरान हुआ था। ईरान ने इसके लिए कुर्दिश फॉक्स के लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर हमले के लिए तैयार भी कर लिया है, जबकि मोसाद हमले को नाकाम करने की पूरी प्लानिंग में जुट गया है। जैसी तबाही ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में मचा रहे हैं, अब वैसी ही तबाही यूरोपीय देशों में हो सकती है। खासतौर से वो पश्चिमी देश ईरान के टारगेट पर हैं जो इजराइल के हमदर्द हैं। और इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर फ्रांस का पेरिस शहर है, जहां ठीक वैसे ही हमला हो सकता है जैसे 52 साल पहले साल 1972 में जर्मनी का म्यूनिख दहला था। उस साल म्यूनिख में फिलिस्तीनी टेरर ग्रुप ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसका बदला मोसाद ने अगले 20 साल तक लिया था। अब ऐसा ही खतरा इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद ने फिर जताया है। इस साल जुलाई में पेरिस में ओलंपिक शुरू होने हैं। मोसाद का इनपुट है कि ईरानी प्रॉक्सी के सपोर्ट से कई टेरर ग्रुप पेरिस में खून खराबा कर सकते हैं। खास तौर से इजराइल अमेरिका के खिलाड़ी टारगेट पर रहेंगे। मोसाद ने जिन ग्रुप का पर्दाफाश किया है उनमें कुर्दिश फॉक्स, उनमें रंबा गैंग का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कुर्दिश फॉक्स के चीफ का नाम रावा माजिद है, जबकि रंबा गैंग के चीफ का नाम इस्माइल एब्दो है। ये दोनों ही स्वीडन और बेल्जियम में पिछले महीने इजरायली एम्बेसी पर हुए हमले में शामिल थे। अब बताया जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी के फरमान पर ये पेरिस को दहलाने की तैयारी में है। कुर्दिश फॉक्स का नाम फॉक्सट्रॉट भी है। ये स्वीडन और दूसरे यूरोपीय देशों में एक्टिव है, खासतौर से आपराधिक गतिविधियों जैसे ड्रग्स रैकेट चलाना और फिरौती लेकर हमले करना इसका काम है। लेकिन अब ये आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो चुका है। इसी तरह रंबा गैंग भी बमबारी और गोलीबारी कई शहरों में कर चुका है। मोसाद ने खुलासा किया है कि जिन लड़ाकों के जरिए हमला कराने की तैयारी है उन्हें ईरान में IRGC सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है और वो फ्रांस में घुस भी चुके हैं, जो बस ओलंपिक के शंखनाद के इंतजार में हैं। जैसे ही ओलंपिक शुरू होगा वो बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि इन्हें पकड़ने के लिए मोसाद ने भी जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले के नए सबूत मिले हैं। अमेरिका का दावा है कि खार्किव में रूस ने जो मिसाइलें दागी वो नॉर्थ कोरिया की थी। हालांकि यूक्रेन बहुत पहले दुनिया को किम और पुतिन के हथियारों वाली सांठगांठ का सबूत दिखा चुका है। अब पुतिन किम जोंग से फिर मिलने वाले हैं। अंदेशा है कि हाइपरसोनिक तकनीक देने के बाद अब बात परमाणु परीक्षण पर होगी। साथ ही अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस नॉर्थ कोरिया में सैन्य बेस भी बना सकता है।
खार्किव में इस विनाश की वजह सिर्फ ग्लाइड बम नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। यूक्रेन में मलबों के ढेर से एक बार फिर मिले हैं सबूत। रूस अचानक खार्किव पर इतनी मिसाइलों की बरसात कैसे करने लगा? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से इसका जवाब मिला है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। खार्किव में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। खार्किव में वॉनसोंग 11 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। यूक्रेन को भस्म करने के लिए रूस कई बार ताबड़तोड़ हमले कर चुका है। अचानक मिसाइलों की ऐसी बरसात की वजह नॉर्थ कोरिया को माना जा रहा था। यूक्रेन ने मिसाइलों के टुकड़े सबूत के तौर पर पेश किए थे, लेकिन किम और पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब अमेरिका ने मिसाइल के टुकड़ों का मिलान उन मिसाइलों से किया है जिसे नॉर्थ कोरिया की मीडिया कई बार दिखा चुका है। सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि सितंबर में पुतिन और किम के मुलाकात के बाद से उत्तर कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों और गोला बारूद की सप्लाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अब खुद नॉर्थ कोरिया की यात्रा करने वाले हैं। पुतिन की प्योंगयांग की यात्रा अमेरिका के लिए बड़ा संदेश होगी। किम जोंग ने कुछ दिन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। माना जा रहा है कि रूस ने ही नॉर्थ कोरिया को मिसाइल बनाने की तकनीक दी है। दावा यह भी है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद से परमाणु परीक्षण करने वाला है। लेकिन किम जोंग इस मौके का और बड़ा फायदा उठाने वाला है। माना जा रहा है कि पुतिन भी अमेरिका को जवाब देने के लिए नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस के लिए नॉर्थ कोरिया में सैन्य बेस बनाना बड़ी उपलब्धि होगी। साउथ कोरिया में अमेरिका का सैन्य बेस है। दूसरी तरफ जापान के तट पर भी अमेरिका के 7वें बेड़े की तैनाती है। लेकिन अगर रूस की आर्मी नॉर्थ कोरिया में बेस बना लेती है तो नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाकर रखने की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। रूस के बाद नॉर्थ कोरिया में चीन की आर्मी को भी बेस बनाने की जगह दी जा सकती है। किम जोंग साउथ कोरिया को जवाब देने के लिए चीन और रूस की आर्मी को अपनी जमीन दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग की मनमानी और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि परमाणु परीक्षण करने से पहले किम जोंग नॉर्थ कोरिया में रशियन आर्मी की तैनाती करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने अभी सभी 34 आरोपों में दोषी करार दे दिया है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो निर्दोष हैं और सिस्टम ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है। 11 जुलाई को सजा का ऐलान होने पर ट्रंप के चुनाव पर इसका बड़ा असर भी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में 12 सदस्यों की ज्यूरी ने एक मत से दोषी करार दिया है। 2 दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक केस चलाया गया हो और उसे दोषी करार दिया गया हो। अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद ट्रंप बाहर निकले और मुकदमे को फर्जी बताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर धांधली के आरोप लगाए। जैसे ही अदालत के फैसले की खबर ट्रंप विरोधियों को लगी, अदालत के बाहर खड़े लोगों ने जश्न मनाया। डोनाल्ड ट्रंप जिस केस में दोषी ठहराए गए हैं वो 2006 का मामला है। साल 2006 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ ट्रंप ने संबंध बनाए। स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए ट्रंप ने $1,30,000 दिए। भुगतान को छिपाने के लिए ट्रंप ने व्यावसायिक दस्तावेजों में हेराफेरी की। इस मामले में उन पर 34 आरोप लगे थे। अब सजा का फैसला 11 जुलाई को आएगा। ट्रंप अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 15 जुलाई से रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। इसमें औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाएगा।